रूस के साइबेरिया का तुंगुस क्षेत्र। दिन था 30 जून 1908 का और घड़ी की सुइयां सुबह के 7:20 का इशारा कर रही थी। तभी एक विशालकारी विस्फोट होता है जिससे एक विशालकाय क्षेत्र में जल जलाकर उठता है। लगभग 25 किलोमीटर रेडियस के क्षेत्र में क्या मनुष्य, क्या जानवर और क्या जंगल, सब कुछ जलकर भस्म हो गया। यह विस्फोट हिरोशिमा और नागासाकी पर बरसाए गए परमाणु बम की तुलना में कई गुना ज़्यादा विध्वंसकारी था। लगभग 8 करोड़ वृक्ष विशुद्ध रूप से जलकर भस्म हो गए। इस विस्फोट की तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि इसकी वजह से वहां की धरती पर 5 डिग्री तीव्रता का एक विनाशकारी भूकंप आया। तबाही का एक ऐसा मंजर फैला कि उसके भस्म अवशेष इस घटना के 50 साल बाद तक दिखाई दे रहे हैं। बात करें अगर घटना की, तो उस क्षेत्र के आसपास के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उस समय उन्होंने आकाश में एक गोला देखा जो सूर्य से भी ज़्यादा चमकदार था। जिस जगह विस्फोट हुआ उस स्थान से लगभग 350 किलोमीटर दूर किर्नेस्क में अग्नि का एक विशाल स्तंभ देखा गया। उसी समय छोटे किंतु नियमित अंतराल में एक विचित्र सी ध्वनि सुनाई पड़ी और ठीक इसी के बाद एक विशालकाय एवं भारी भरकम वस्तु को जमीन से टकराने की आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद चारों तरफ सिर्फ तबाही और तबाही थी। दस्तावेज बताते हैं कि विस्फोट में इतनी ज़्यादा भयंकर शक्ति थी कि दक्षिण किर्नेस्क में मवेशी अपने स्थान से लगभग 500 किलोमीटर दूर छत विक्षत हालत में मिले। थोड़ी दूर रहने वाले स्थानीय किसानों के शरीर के कपड़े जलकर उनके शरीर से ही चिपक गए। कईयों के शरीर हवा में ही 40 फीट तक उछल गए। कुछ स्थानीय किसान जो सौभाग्य से अपनी जान गंवाने से बच गए थे, जब उनकी मोर्चा टूटी तो उन्हें लगातार बिजलियों के कड़कने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उनके कानों में इतनी पीड़ा हो रही थी कि मानो कानों से पिघला हुआ शीशा बह रहा हो। कईयों के घर के बर्तन तक पिघल गए। इस घटना से लगभग 2000 पशु जलकर भस्म हो गए। इस रहस्यमय घटना की व्याख्या कई विद्वानों ने अपने अलग अलग तर्कों के आधार पर की है, किंतु इनमें से कोई भी थ्योरी अंतिम रूप से सत्य सिद्ध नहीं हो पाई। इस घटना के घटित होने के पीछे सबसे प्रबल संभावना किसी दैत्याकार उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने की थी। ज़्यादातर लोग आज भी यही मानते हैं कि उस दिन धरती से एक विशालकाय उल्कापिंड ही टकराया था, लेकिन वहीं दुनिया के सामने यह तथ्य भी था कि हजारों साल पहले अमेरिका के एरिजोना में ऐसा ही एक उल्कापिंड टकराने से धरती पर 315 मील चौड़ा एक गड्ढा हो गया था। लेकिन साइबेरिया की धरती पर ऐसे कोई निशान नहीं थे, इसलिए यह थ्योरी संदिग्ध सिद्ध हो गई और इस पर विद्वानों में सहमति नहीं बन सकी। सन 1950 आते आते पूरी दुनिया में एलियंस और उनकी परग्रही सभ्यता के बारे में काफ़ी चर्चा होने लगी थी। उसी समय के आसपास एक नई संभावना व्यक्त की गई जो साइबेरिया में घटी इस घटना को बिल्कुल अलग तरीके से व्याख्या करती थी। इस संभावना के अनुसार एक आधुनिक पराग्रही सभ्यता ने साइबेरिया के वायुमंडल में नाभिकीय विस्फोट किया था, जिसकी वजह से वहां इतनी तबाही हुई थी। बाद में इस संभावना को एक ठोस प्रमाणिक आधार भी मिला। सन 1958 में इस क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में रेडियो एक्टिविटी मिली, लेकिन सन 1961 में हुई एक नई रिसर्च ने यह सामने आया कि जितनी भीषण तबाही के प्रमाण मिले हैं वह वातावरण में होने वाले किसी नाभिकीय विस्फोट से संभव नहीं है। उसके बाद यह संभावना भी खारिज हो गई। उसके बाद प्रस्तुत की गई तीसरी परिकल्पना के अनुसार बताया गया कि उस दिन कोई धूम्रकेतु वहां से वायुमंडल में इतनी तेजी से आया कि उसका ऊपरी हिस्सा जो जमी हुई गैसों और धातु के टुकड़ों से बना था अत्यधिक ऊष्मा के कारण फट गया, जिससे उसकी गैस और धूल के कारण पूरे वातावरण में चारों तरफ फैल गए और उसी की वजह से विस्फोट के बाद भी साइबेरिया के नभमंडल में कई दिनों तक चमकीली रात्रि जैसा दृश्य बना रहा। लेकिन यह परिकल्पना भी कपोल कल्पना ही साबित हुई। बाद में हुई खोजों के प्रमाणों ने इसे भी असत्य सिद्ध कर दिया। एक अन्य परिकल्पना के अनुसार उस दिन एक एंटी मैटर से बना हुआ एक एंटी रॉक साइबेरिया के वायुमंडल में प्रवेश किया और हमारी दुनिया के मैटर के परमाणुओं से संयोग करके रहस्यमय गामा किरणों के एक अग्नि गोलक में तब्दील हो गया, जिसके फलस्वरूप वहां एक प्रलयंकारी विस्फोट हुआ। यह परिकल्पना सन 1967 के आसपास आई।
इसके सिद्धांत साइबेरिया के निवासियों के शरीर जलने तथा असाधारण रासायनिक व नाभिकीय विस्फोट के परिणाम स्वरूप होने वाले वायुमंडलीय दबावों की समुचित व्याख्या करता था, किंतु विस्फोट के कारण स्वरूप में दो अलग अलग स्थानों में होने वाली घटनाओं की कड़ियां जोड़ने में असमर्थ था। इसके अलावा एंटीमैटर और उनके मैटर से संयोग होने पर होने वाली विप्लवकारी परिणामों पर अध्ययन अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही है। सन 1975 में स्टीफन हॉकिंग के द्वारा ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रकाश में लाने के बाद इस घटना को भी एक दूसरे चश्मे से देखा गया और एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अनुसार उस समय एक बिल्कुल नन्हा सा ब्लैक होल साइबेरिया के उस इलाके से टकराया था और पृथ्वी के उस हिस्से से होते हुए वह उत्तरी अंटार्कटिका में जा निकला। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक होल इस ब्रह्मांड के ऐसे संघनतम पिंड होते हैं जहां पर समय का प्रवाह रुक गया होता है। आइंस्टीन के साधारण सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार इस ब्रह्मांड में कोई भी पिंड जितना द्रव्यमान लिया होता है, उस पिंड पर समय का प्रवाह उतना ही धीमा होता है। ब्लैक होल उस ब्रह्मांड के महादैत्य हैं। ब्लैक होल्स का घनत्व इतना अधिक होता है कि वहाँ का प्लायन वेग प्रकाश के वेग से भी अधिक होता है। इसलिए ब्लैक होल्स के अंदर से न केवल प्रकाश बल्कि कोई भी विद्युत चुंबकीय विकिरण बाहर नहीं आ पाता। इसलिए ब्लैक होल की दुनिया अभी भी वैज्ञानिकों के लिए अबूझ ही बनी हुई है। परिकल्पना करिए कि आप ब्लैक होल्स की सबसे बाहरी लेकिन सुरक्षित घेरे पर खड़े हुए हैं। तब तक आप सुरक्षित हो सकते हैं, पर वहां से बहुत दूर स्थित यान पर बैठा हुआ व्यक्ति आपको देख भी सकता है। लेकिन जैसे ही आप उस ब्लैक होल्स के गुरुत्व घेरे की चपेट में आए, पलक झपकते ही आप अदृश्य हो जाएंगे और आपका शरीर अणुओं और परमाणुओं में विभक्त हो जाएगा। लेकिन हाँ, ऐसा होने के पहले आपकी छवि वहाँ ब्लैक होल की गुरुत्वीय सीमा पर एक छाया की तरह अंकित हो जाएगी, क्योंकि वहाँ समय का प्रवाह लगभग रुका हुआ है। वैज्ञानिकों का एक बड़ा समूह यह मानता है कि हमारे ब्रह्मांड के निर्माण के समय से ही नन्हे नन्हे ब्लैक होल्स का निर्माण हो चुका है। उस समय कुछ वैज्ञानिकों ने तर्क दिया कि अगर ऐसा ही एक नन्हा ब्लैक होल पृथ्वी के किसी हिस्से से टकरा जाए तो साइबेरिया के विस्फोट जैसी घटना हो सकती है। लेकिन फिर ऐसी परिस्थिति में जहां से वह ब्लैक होल निकलेगा, वहां भी ऐसे ही प्रलंबकारी विस्फोटक घटना होनी चाहिए। लेकिन साइबेरिया विस्फोट के केस में ऐसा नहीं हुआ। अंटार्कटिका या पृथ्वी के किसी अन्य जगह विस्फोट नहीं हुआ। इसलिए वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को भी संदिग्ध मानते हुए खारिज कर दिया। तमाम तरह के शोध अनुसंधानों के बावजूद यह रहस्य अभी भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बनकर खड़ा हुआ है। लेकिन इतना तो तय है कि जब भी ब्रह्मांड की उन्नत सभ्यताओं से हमारा सामना होगा, इस रहस्य से जरूर पर्दा उठेगा।